लाठी चलवाने वाला, ये आतंकी वारदात करने वाला कौन देशद्रोही है? ये जांच होनी थी। हमारे देश के अंदर जांच एजेंसी को पालतू कुत्ते की तरह बना दिया गया है। और आपका मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, गोदी मीडिया जो है 20,000 स्टोरियां चलाता है। एक इंसान चरस पीकर आत्महत्या करता है उसके लिए। इस पर ईमानदारी के साथ में अगर संसद के अंदर चर्चा होती तो तार तार होने वाला था। नरेंद्र मोदी का गिरोह, ये संघी गिरोह जो गुलामी कर रहा है, और आज उसकी आमदनी 84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। हमारे देश की आधी आबादी 5 किलो अनाज के लिए भुखमरी की कतार पे लग रही है। अभी टीईटी के 20 लाख छात्रों का आपने देखा भविष्य क्या है। जानबूझकर पेपर लीक का खेल इसलिए किया जा रहा है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। और 55,000 छात्र ओवर एज हो रहे हैं। ये टीईटी के पेपर भी लीक कराने का षड्यंत्र है। लाए क्यों गए थे? और इन काले कानून को लाने और वापस लेने के बीच में पूरा देश और मीडिया किसान आंदोलन पे लगा हुआ था। उस दौरान हमारे देश की कौन कौन सी संपत्तियां नीलाम की गई हैं, और हमारे देश के सैनिक और भूतपूर्व सैनिक कहते हैं चीन ने कब्जा कर रखा है। एकमात्र देश का गद्दार है जो बोलता है चीन ने कब्जा नहीं कर रखा है, और वो कौन है? वन मैन आर्मी है। अगर चर्चा होती तो पकड़ा जाता अदानी अंबानी का दलाल एजेंट। इसने जानबूझकर 3 काले कानून बनवाए। एक मिनट सुनो, हमारे देश में इन काले कानूनों को लाने और इन काले कानून को हटाने के बीच में तो 750 किसानों का नरसंहार हुआ। उनका अपराधी कौन है? आप जो सवाल कर रहे हैं, कौन सी जांच होनी चाहिए? जस्टिस लोया की हत्या हुई दिसंबर 2014 में, जांच होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब 750 किसानों का हत्यारा है, तो भरपाई होनी चाहिए। बड़ी बड़ी दीवारें चिनवा दी, आतंकी वारदात है राष्ट्रीय राजमार्गों को, और आपने किले गड़वा दी, और आपने तार बाड़ करवा दिया, और आपने किसानों पर मासूम बच्चे से लेकर, दूध मुहैया बच्चे से लेकर और 90 साल के वृद्ध तक तुमने आंसू गैस के गोले और पानी की तोप के हमले करवाया, पुलिस से पिटवाया। और यही नहीं, जांच ये भी होनी थी, वो लाठी चलवाने वाला, ये आतंकी वारदात करने वाला कौन देशद्रोही है? ये जांच होनी थी कि 750 किसानों की हत्या का जिम्मेदार कौन है। ये जांच होनी थी कि लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार कराने के लिए अजय मिश्रा और टेनी को गृह राज्य मंत्री किसने बनाया। ये जांच होनी थी कि तमाम घोषणा के बावजूद लखीमपुर खीरी में नरसंहार कैसे किसानों की किया गया। और इन सब जांचों पर मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर जांच एजेंसी को पालतू कुत्ते की तरह बना दिया गया है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा एक हीरोइन रिया चक्रवर्ती, उसको फंसाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस से लेकर बिहार तक की पुलिस, सीबीआई से लेकर ईडी तक, नारकोटिक्स विभाग तक, और तमाम लगते हो। और आपका मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, गोदी मीडिया जो है 20,000 स्टोरियां चलाता है। एक इंसान चरस पीकर आत्महत्या करता है उसके लिए। लेकिन सवाल ये है ना सर, अभी किसानों ने बॉर्डर खाली नहीं किया, कानून तो वापस हो गए। देखिए नहीं, आपका जो सवाल है, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, कई लोग कह रहे हैं ये लड़ाई हमारी नहीं थी, हमारी लड़ाई एमएसपी की थी। 2007-8 से इतिहास उठाकर देखो, 2011 में वो उपभोक्ता मामलों की जो समिति थी उसका अध्यक्ष था नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री गुजरात का। उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था, क्या कहा गया था? मांग की गई थी मनमोहन सिंह सरकार से कि साहब हमारी एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी मिले थे 2011 में, और 2014 में प्रधानमंत्री बन गए भैया। तो उसको एमएसपी की गारंटी देने की बात थी। इन्होंने हमारे देश में किसानों को लाभकारी मूल्य एमएसपी के अलावा, मैं कहता हूं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक लाभ देने की बात की थी, और उसकी बजाय ये 3 काले कानून लाए गए। मैं 2-3 बातें कह सकता हूं। इस पर ईमानदारी के साथ में अगर संसद के अंदर चर्चा होती तो तार तार होने वाला था। नरेंद्र मोदी का गिरोह, ये संघी गिरोह जो गुलामी कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। चर्चा विपक्ष ने नहीं होने दी। 18 नहीं, सुनिए, 18 मार्च 2020 को अदानी की आमदनी मात्र 5 अरब अमेरिकी डॉलर थी, और आज उसकी आमदनी 84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। हमारे देश की आधी आबादी 5 किलो अनाज के लिए भुखमरी की कतार पे लग रही है। हमारे देश के 75% आबादी जो दूसरे तबके की जिनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पैतृक गहने बेच करके पेट पालने के लिए विवश है। वो कौन सा मैकेनिज्म है? 1808%
1808% अदानी की आमदनी बढ़ जाती है। हमारे देश के सरकारी संपत्तियां बिकने के बाद, रेल की पटरी, बैंक और हमारे सड़कें बिकने के बाद सरकार के पास पैसा नहीं है। बांट राखी तो बढ़ेगा। पहले सुनिए, सरकार के पास नहीं है। 3 गुना महंगे दाम पर पेट्रोल, गैस और डीजल बिकवा कर देश को लुटवाया जा रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं है, जनता के पास पैसा नहीं है, उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं है, व्यापारी के पास पैसा नहीं है। तो पैसा कहाँ गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एसएससी देखो, अभी टीईटी के 20 लाख छात्रों का आपने देखा भविष्य क्या है। जानबूझकर पेपर लीक का खेल इसलिए किया जा रहा है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। 2018 में एसएससी पास किए हुए लड़के, उन्होंने रिटर्न भी किया, फिजिकल टेस्ट भी किया और उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी क्लियर किया, और वो लड़के ओवर एज हो रहे हैं, उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही। मैं दावे से कह सकता हूं 1,10,000 वैकेंसियां सीआरपी से लेकर सीआईएसएफ तक, एसएसबी से लेकर आईटीबीपी तक और असम राइफल में है, और 55,000 छात्र ओवर एज हो रहे हैं। ये टीईटी के पेपर भी लीक कराने का षड्यंत्र है। इसलिए तो हो गई, गिरफ्तारी हो गई। आपने कहा, अच्छा सुनिए, गिरफ्तारी हो गई। हमारे यहाँ 100 चल के आते जवानों के, जो निहत्थे जवान चीन ने पीटे थे, हमने उनका सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार तो किया, पर प्रधानमंत्री ने कहा किसी का कब्जा नहीं है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज बहुत उछल कूद कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अगर संसद में बहस नहीं हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए कई बातों का। एक, ये काले कानून लाए क्यों गए थे, और इन काले कानून को लाने और वापस लेने के बीच में पूरा देश और मीडिया किसान आंदोलन पर लगा हुआ था। उस दौरान हमारे देश की कौन कौन सी संपत्तियां नीलाम की गई हैं। एक दूसरी बात होनी चाहिए, जब हमारे देश का रक्षा मंत्री भी कहता है कि चीन का कब्जा है 40,000 वर्ग किलोमीटर पर, पेंटागन की रिपोर्ट भी कहती है, हमारे देश में पूर्वांचल का सांसद भी कहता है, अरुणाचल का सांसद भी कहता है, और हम भी कहते हैं, और तमाम देश के ईमानदार पत्रकार भी कहते हैं, और हमारे देश के सैनिक और भूतपूर्व सैनिक कहते हैं चीन ने कब्जा कर रखा है। एकमात्र देश का गद्दार है जो बोलता है चीन ने कब्जा नहीं कर रखा है, और वो कौन है? 1 मैन आर्मी है। इस काले कानून को वापस लेने की बात से पहले संसद के बाहर कह दिया, सारे सवालों का जवाब होगा। तो विपक्ष ने कहा कि सभी कानून जो आज तक रिफिल हुए हैं उन पर चर्चा और संवाद हुई, दो लोकतंत्र। लेकिन क्या होता अगर चर्चा होती तो पकड़ा जाता अदानी अंबानी का दलाल एजेंट। इसने जानबूझकर 3 काले कानून बनवाए। ये अदानी के हवाले देश का होलसेल और अंबानी के हवाले देश का रिटेल बाजार 2 लोगों के हवाले कर रहा है। ये पोल खोल होती कि अभी तुमने माफी मांग ली, पर स्पीकर तो कह रहा चर्चा कराने तैयार है। जब रिपील हो गया है संसद में बिल, तो फिर विपक्ष क्यों इसके खिलाफ? 1 मिनट, विपक्ष रिपील के खिलाफ नहीं है। विपक्ष इस बात को लेकर ये काले कानून लाए क्यों गए थे। ये काले कानून वापस लेने के बीच में और लाने के बीच में हमारे देश, एक मिनट सुनो, हमारे देश में इन काले कानूनों को लाने और इन काले कानून को हटाने के बीच में तो 750 किसानों का नरसंहार हुआ। उनका अपराधी कौन है? हमारे देश में खरबों रुपए का जो नुकसान हुआ, उनका अपराधी कौन है? इन 3 काले कानूनों को लाने की मंशा क्या थी? इन सारी चीजों पर चर्चा होती। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी को नरसंहार कराने वाले को 7 जुलाई को गृह राज्य मंत्री बनाया जाए और उसके कुछ दिनों बाद उसका बेटा नरसंहार करवा दे। इन सब चर्चाओं को लेकिन सर कहाँ जांच हो रही है? कौन सी जांच हो रही है? अभी सुनिए, त्रिपुरा में जो इनका आतंकी वारदात हुई है उसके खिलाफ प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, नोटिस जारी हो रहा है। आप जो सवाल कर रहे हैं, कौन सी जांच होनी चाहिए? जस्टिस लोया की हत्या हुई दिसंबर 2014 में, जांच होनी चाहिए। हमारे देश के पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने 28 मई 2014 को कहा था 2013 का कानून लागू होगा, और 3 जून को गाड़ी तेज चल रही, ब्रेक मारा, उनकी हत्या हो गई। जांच होनी चाहिए। मनोहर पर्रिकर ने कहा था राफेल घोटाला, किसको दिया राफेल का ठेका पार्टनर? आपको मालूम है रिजर्व बैंक अनिल अंबानी की नीलामी कर रहा है, और तब कहा गया था एचएएल के पास पैसा नहीं है। जो चीन से लेकर भारत का कर्जदार अनिल अंबानी, उसको तुम राफेल का पार्टनर बना दो, और जो जहाज बनाने वाली एचएएल है उसको तुम बर्फ में लगवा दो। जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है किसानों के नरसंहार की जांच की भी जरूरी है। जस्टिस लोया की हत्या की भी जांच होनी चाहिए, मनोहर पर्रिकर के हत्या की भी जांच होनी चाहिए, गोपीनाथ मुंडे की हत्या की भी जांच होनी चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, जो आप कह रहे जांच, हमने तो कहा अजय टेनी को हटा दो, तो जांच तब होगी निष्पक्ष।
सैया भैया कोताल तो डर काहे का? लेकिन जब सारी मांगों को पूरा किया जा रहा है, कौन सी मांग पूरी की? हमारे कृषि कानून की वापसी हुई, किसान संसद के पहले दिन ही इसकी वापसी कराएंगे, कल वापसी करा दी। आपके सवाल का जवाब, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब 750 किसानों का हत्यारा है, तो भरपाई होनी चाहिए, तो भरपाई होनी चाहिए। कि हम नहीं समझ पाए उनकी बातों को, इसलिए माफी मांगी कि हम कृषि कानून जो किसान है उनकी बातों को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने माफी मांगी है। इस बात के लिए माफी नहीं मांगी है, माफी मांगी है वापस लेने के लिए। उस षड्यंत्र में मैं दोबारा याद करता हूँ, क्या मतलब होता है गुरु नानक जयंती के दिन तुम उनको वापस लेने की बात कर रहे हो? इस योजना और इसकी गहराई में आपको और हमको जाना पड़ेगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी को विवश किया। मैं जब पहुंचा था सिंगापुर बॉर्डर पे, दूध मुहैया बच्चे थे महिलाओं की गोद में, जिन पर पानी की तोप और आंसू गैस के गोले दागे गए थे। उन मासूम बच्चों से उन माओं का जीत है ये, उन 750 शहादत देने वाले किसानों की जीत है। नरेंद्र मोदी को तो विवश किया गया, लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से जस्टिस लोया की हत्या पर, गोपीनाथ मुंडे की हत्या पर, मनोहर पर्रिकर की हत्या पर और चीन इनके द्वारा किए गए अरुणाचल से गलवान के कब्जे पर पर्दा डाला जा रहा है, ठीक उसी तरीके से किसानों के नरसंहार को कराने के लिए ये 3 काले कानून लाए गए और देश को बिकवाने के लिए 3 काले कानून लाए गए। इससे सुनिए, इन 3 काले कानून के आने से कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ सिवाय हमारे देश के किसानों के नरसंहार के अलावा और कोई उपलब्धि हो तो मुझे बताओ।